एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होती है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है और इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इसका भी शुरुआती नाम था ना, जो ये एरिहेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी था, लेकिन बाद में आयोनाइजेशन हटा दिया, उसकी वजह आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं इसको, एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या हमारे पास, पोस्टुलेट्स। पहले आप क्या पढ़ोगे इस थ्योरी के, पोस्टुलेट्स। फिर आपने क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एविडेंस इन फेवर ऑफ एरिहेनियस थ्योरी। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, लिमिटेशंस। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। देखो भाई 1887 में एरिहेनियस ने एक भाई थ्योरी दी थी, जिससे आप स्पेशली जो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके कंडक्टेंस बिहेवियर को आप रैशनलाइज कर सकते हो। देखो अभी तक आपने वो देखी कि आपने ये कैलकुलेट तो करने हैं कि सारे के सारे ये अरे कंडक्टेंस वगैरह, लेकिन इनका थ्योरेटिकल हमारे पास क्या नहीं अभी तक, जस्टिफिकेशन। हालांकि हम बोल दिया करते कि पानी मिलाया तो क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया भाई, लेकिन उसका हमको रीजन नहीं होता ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सारी जो थ्योरी थी भाई, तो यहाँ पर मैं आपको तो मेनली 2 थ्योरीज आएंगी। एक तो क्या होती है आपके पास, देखो भाई जो क्या होती हैं कंडक्टेंस, जो क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अभी तक आपने मोस्टली बात की है एक्सपेरिमेंटल चीज़ों की बात, अभी तक हमने सारी बात किसी की अपने भाई एक्सपेरिमेंटल बात की है मोस्टली, ठीक है। हमने इनको थ्योरेटिकली जस्टिफाई करने की ट्राई नहीं की है, ठीक है। तो 2 थ्योरीज हैं जो आपने पढ़नी होती है। एक तो क्या होती है आपकी एरिहेनियस थ्योरी, और एक आपकी होती है डिबायकल थ्योरी। आपको कहोगे भाई जब एक थ्योरी से काम चल रहा था तो दो क्यों पढ़नी है भाई, क्योंकि एरिहेनियस थ्योरी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन ये काफ़ी, लेकिन भाई कुछ एक मतलब एक इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इतना अच्छा काम नहीं करती। उनके कंडक्टेंस वेरिएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाती विद डाइल्यूशन। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या आएगी, एक नई थ्योरी, से हम क्या बोलते हैं, डेबाय-हैक्कल थ्योरी। पता होगा ना आपको भाई, अरे बोलो भाई। हालांकि वो थ्योरी तो क्या है, डेबाय-हैक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। वो क्या है, उसको स्टार्टिंग में कंडक्टेंस को रैशनलाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। डेबाय-हैक्कल भाई ये तो स्पेशली बताती क्या थी, कंडक्टेंस। कौन सी, अरे भाई क्या बोलते हैं इसको, एरिहेनियस थ्योरी ऑफ। तो एरिहेनियस थ्योरी ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, सॉरी एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये तो क्या बताएगी, स्पेशली ये बात करेगी आयनिक कंडक्टेंस की। लेकिन जो हमारे पास क्या आएगी, डेबाय-हैक्कल थ्योरी, उसके 2 वेरिएंट हैं। शुरुआत में क्या आई थी, डेबाय-हैक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। वो भाई मेरी जो बुक है एमएससी प्रीवियस की, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक, सॉरी ए टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 है किसी के पास, उसमें भाई ये मैंने सारा वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेट में आपका उस लेवल पे नहीं है जो आपका एमएससी में, एमएससी में आपकी बहुत एडवांस्ड हो, नेट में हल्की फुल्की है, ठीक है। तो वहाँ पर भाई हमने नेट की बुक में मैंने थोड़ा ऐड कर रखा है, ये एमएससी की बुक से मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर रखा है, एमएससी प्रीवियस की बुक में, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर उसका आगे एक वेरिएंट आता है, डेबाय-हैक्कल-ओनसेगर। क्या नाम तो सुना होगा, एक तो डेबाय-हैक्कल थ्योरी, वो तो क्या है सिर्फ आयन आयन इंटरेक्शन, लेकिन जो आयन आयन इंटरेक्शन है वही किसको अफेक्ट करता है, कंडक्टेंस को। इसको भाई कंडक्टेंस को। तो वो फिर क्या होती है, तो वही डेबाय-हैक्कल-ओनसेगर इक्वेशन होती है। डेबाय-हैक्कल थ्योरी नहीं, डेबाय-हैक्कल-ओनसेगर थ्योरी, मतलब आप उसके इक्वेशन बोल, मतलब वो डेबाय-हैक्कल थ्योरी का ही क्या है, डेरिवेटिव है एक तरह से, नहीं है क्या आपको। लेकिन भाई जनरली क्या बोल देते हैं, जनरली बोलते ये हैं
कि डिबाय-हैकेल थ्योरी ही क्या एक्सप्लेन करती है कंडक्टेंस को, क्योंकि भाई डिबाय-हैकेल इक्वेशन आई तो कहाँ से है, डिबाय-हैकेल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन से आई। समझ गए बात। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, बोलो भाई, एरी-हेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो भाई इसके कई सारे पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। बताओ ये पहले हम क्या पढ़ते हैं, पोस्टुलेट 1। बताओ क्या बोलता है, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में टूट जाएगा। इसको भाई, बल्कि आप इसको क्या बोलो, डिसोसिएशन, ना कि आयनाइजेशन। तो पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर तो वो इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली या कंप्लीटली टूट जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के अंदर। पहले बोलते थे आयनाइजेशन, लेकिन फिर बोले भाई कि जो NaCl होता है, XRD ने प्रूव किया है कि NaCl में आयंस तो ऑलरेडी ना है, वो जैसे CH3COH है, इसका तो क्या होगा, पानी में जाके तो क्या होता है, आयनाइज। पानी में जाके क्या होता है भाई, आयनाइज। ये क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव और H, मतलब ये तो डिसोशिएट भी होता है और आयनाइज भी होता है। ये तो क्या होता है यहां से, डिसोशिएट भी और आयनाइज भी। लेकिन जो NaCl होता है वो आयन तो पहले ही ना होती हैं, वो सिर्फ क्या होता है, पानी में जाके डिसोशिएट। नहीं आ गया आपको? तो इसलिए क्या बोले भाई कि इसको आयोनाइजेशन ना बोल के इसको इसे क्या बोलना चाहिए बेटर भाई, डिसोसिएशन। ठीक है बात। तो पहला पोस्टुलेट आपको मालूम पड़ गया। अब बताओ भाई पोस्टुलेट 2 ये कहता है टोटल चार्ज कैरिड बाय पॉजिटिव आयंस, बोलो भाई, विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल चार्ज कैरिड बाय नेगेटिव आयंस टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ध्यान रखो भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा टैन का, उतना ही किसका होगा, एनायन का। ठीक है, ये बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सारे आपको ये नहीं जो बुक है आपको मिलेगी प्रिंट आउट। ठीक है, बात आपको पहले पड़ेगी। अब बात थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जब आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब जो भी आयन होगी ना वो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट की तरफ भागेगी। मतलब पॉजिटिव आयन कहाँ भागेंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव आयन कहाँ भागेंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ध्यान रखियो भाई, डिबाय-हैकेल थ्योरी भी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करती है, पता होगा ना आपको वहां पर भाई। अरे भाई डिबाय-हैकेल इक्वेशन इस बात को इस्तेमाल करती है, इस आइडिया कि भाई क्या लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आयन कहाँ भागती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये हमारा क्या था पोस्टुलेट थर्ड। अब बताओ फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है। अब क्या है फोर्थ पोस्टुलेट, कहता है कि कम या ज्यादा, कमोबेश हर एक, कम होता है कम और बेशी होता है ज्यादा। तो कमोबेश क्या होता है भाई कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट के जो क्या है कंपोनेंट्स, वो वापस क्या होंगे भाई, कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कमोबेश हर एक इलेक्ट्रोलाइट के क्या होंगे कंपोनेंट्स, वो रिकम्बाइन हो क्या बनाएंगे, वही इलेक्ट्रोलाइट वापस। इजंट इट? कैसे भाई, अगर मान लिया AB किसमें भाई, A+, बोलो भाई B- में, तो A+ और B-, हालांकि भाई मानो ये बहुत कम बचा है, समझे बात, और ये बहुत ज्यादा बन गया A+, B-, लेकिन भाई ये A+, B- हल्के फुल्के ऐड होके थोड़ा बहुत से ये बहुत थोड़ा बने भाई, एक यहां पर क्या होगी, एक इक्विलिब्रियम क्या होगी एस्टैब्लिश। इजंट इट? यानी कि अगर AB टूटेगा, अगर हमारे पास क्या होगा भाई, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अगर हमने कोई क्या लिया इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरह क्या हो जाएगा डिसोशिएट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होएगा भाई किसी आर्बिट्रेरी कंसंट्रेशन पे, नहीं समझे बात, किसी आर्बिट्रेरी कंसंट्रेशन पे हाँ इनफाइनाइट पे हो जाएगा, नहीं समझे बात। अदरवाइज चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे क्या हो, वीक हो, हर एक कंसंट्रेशन पे तो क्या हुआ, ये पूरी तरह है। अगर ये क्या है, ये बहुत ज्यादा बचे और ये बहुत कम टूटे तो क्या है वीक, और अगर ये बहुत कम बचे बहुत ज्यादा बन जाए तो क्या है स्ट्रॉन्ग। समझ गए बात। लेकिन भाई ये वापस से बनाता रहेगा, नहीं आपको समझ आ गया? ठीक है, यानी कि हमारे पास किसी आर्बिट्रेरी कंसंट्रेशन पे डिसोशिएटेड एज वेल एज अनडिसोशिएटेड
दोनों ही तरह के हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही फॉर्म में होंगे, इजंट इट। और बताओ भाई, आगे ना आपको ये देखो मैंने यहाँ पर क्या बना रखी हमने, ये इक्विलिब्रिया, इजंट इट। और बताओ भाई, ओके फिर क्या हमारे पास, अच्छा एक बात होगा, अरे बताना भूल गया भाई, एक फिर यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ, इसमें फिर क्या होगा, तो ये कितना टूटा हुआ है, ये बात हमें कैसे मालूम पड़े, अल्फा से, अल्फा, अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, अल्फा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल बोलो या मोल्स बोलो। अब बताओ क्या हमारे पास, विद डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट इनफाइनाइट। ये कहता है भाई डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, ये कहता है कि विद डाइल्यूशन हम इस इक्विलिब्रिया को फॉरवर्ड में शिफ्ट करते हैं। भाई बोलो भाई क्यों, अब बताओ भाई विद डाइल्यूशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि देखो भाई ए बी को तो टूटना है, लेकिन ए बी वापस बनने के लिए क्या होगा, इन दोनों को आपस में जुड़ना पड़ेगा ना। तो अगर आपने बहुत ज्यादा क्या मिला दिया, पानी, अगर आपने भाई बहुत ज्यादा आपने क्या मिला दिया, भाई आप बोलते हो ना कि विद डाइल्यूशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, तो सवाल नहीं है क्यों बढ़ता है, तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा कि क्यों बढ़ता है भाई, भाई इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप वाटर ऐड करते हो, जब आप वाटर, तो फॉरवर्ड में तो टूटना है, फॉरवर्ड में तो क्या टूटना है, ए बी का एक मॉलिक्यूल कहीं हो, ए बी का एक पार्टिकल क्या हो भाई कहीं पर भी सॉल्यूशन में, उसे कहीं वो टूट जाएगा। लेकिन जुड़ने के लिए एक ए प्लस और बी माइनस को नजदीक आना पड़ता है, तब क्या बने वापस ए बी। तो विद डाइल्यूट मान लिया हमने बहुत सारा क्या कर दिया डाइल्यूशन, तो उस डाइल्यूट हुए सिस्टम के अंदर कहीं पर एक ए बी पार्टिकल है, तो वो तो आराम से टूट जाएगा ना। लेकिन वहां पर कहीं पर ए प्लस और कहीं पर क्या है बी माइनस, वो बहुत दूर दूर नहीं हो गए, तो उनके वापस रिकम्बाइन होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं भाई। इसलिए पानी में जाने पर ये प्रोसेस कहाँ शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड की तरफ। नहीं बात आपको पहले उठ गया, क्योंकि भाई आप अगर डायल्यूशन कर दोगे तो कैटायंस और एनायंस बहुत दूर दूर नहीं जाएंगे क्या, अगर वो बहुत दूर दूर हो गए तो उनके आपस में टकराने की और रिकम्बाइन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे भाई। इसीलिए पानी में जाने पर क्या होता है, लगातार क्या होता है, ये तो बढ़ते जाएंगे लेकिन ये नहीं बढ़ेगा, ये कम होता जाएगा। क्योंकि अकेला ए बी तो फिर भी कितना ही पानी मिला दो भाई, एक ए बी पार्टिकल वो तो आराम से टूट जाएगा, लेकिन बहुत सारे पानी पे ए प्लस बी माइनस तो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो दूर दूर हो गए। नहीं आएगा आपको, ओके, अरे बोलो भाई आ गया आपको ये। अब तो फिर क्या हमारे पास, ओके, अब भाई ये कहता है कि जो आयंस है ना, जो आयंस पैदा होती हैं वो ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बताओ भाई बताओ। जो आयंस इसमें क्या होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। समझे बात, भाई जो आयंस होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इसीलिए क्या होता है, अब क्योंकि विद डाइल्यूशन क्या होता है बताओ, तो क्या बोलेगा भाई, तो कहता है कि स्ट्रॉन्ग क्या होंगी, ज्यादा क्या शो करते हैं डिसोसिएशन, तो उनकी कंडक्टेंस भी कहनी चाहिए ज्यादा। अरे भाई अब आप बताओ, क्या इससे पहले जब आपने क्या पढ़ा था, अरे भैया एक्सपेरिमेंटली क्या ये बात प्रूव्ड नहीं है क्या एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव्ड नहीं है कि विद डाइल्यूशन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती होगी भाई, अब यहां से आइडिया हमको मिल गया भाई, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज के रिस्क बढ़ते हैं। आप क्या करोगे डाइल्यूशन, तो आप फॉरवर्ड को सपोर्ट कर रहे हो, बैकवर्ड को अपोज कर रहे हो, तो मोर एंड मोर क्या बन रहे हैं, कैटायंस एंड एनायंस। जितने ज्यादा चार्ज कैरियर उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। समझ गए बात, अरे बोलो भाई, तो कंडक्टेंस के कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ओके। अब बताओ भाई पोस्टुलेट फिर क्या है, फिर क्या सेवंथ पोस्टुलेट क्या, और कहता है ये कि डिसोसिएशन के बाद जो क्या बनेंगी कैटायंस और एनायंस, वो इंडिविजुअल पार्टिकल की तरफ बिहेव करेंगी टुवर्ड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या, अब आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, जैसे क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पता होगा ना कोई, आपको पता है भाई कि जितने पे प्योर पानी जमता है नमक मिलाने पर उतने पे जमता हो, कम पे जमता है। प्योर वाटर क्या होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज। लेकिन पानी में नमक मिला दो वो 0 डिग्री फ्रीज नहीं होगा भाई, उससे कम पे होगा ना। तो जितनी कमी आई, मान लिया -3 पे हुआ, मान लियो कितने पे, -3 पे, तो हम क्या बोलेंगे 3 यहाँ पर क्या, -3 यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप ज्यादा नमक मिलाओगे तो वो और भी ज्यादा कम पे भाई वो फ्रीज होएगा, इजंट इट। मतलब -5 -7, यानी कि भाई जो कमी है डिप्रेशन, सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, वो और भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर आपने उसमें क्या ऐड कर दिया ज्यादा, तो जितना ये कम हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, बताओ। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो ये कहती है, तो ये थ्योरी बोलती है कि जितने ज्यादा क्या होंगी कंसंट्रेशन, क्या सॉरी डिसोसिएशन के बाद जो क्या बनती है, कैटाइंस और एनाइंस, वो इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे एक्ट करेंगी टुवर्ड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझे बात। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया 1 मोल आपने क्या मिलाया, NaCl, आपने क्या मिलाया भाई, फर्ज करो आपने 1 मोल क्या मिलाया, NaCl। तो आपको पता भाई, आपको अरे एक फॉर्मूला होता है जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे कोरिलेट करता है, मोलैरिटी से। किससे भाई, मोलैरिटी से। मान लिया आपने कैलकुलेट किया और आपने क्या पाया कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस क्या नहीं चाहिए, कमी। आपने 1 मोल क्या मिलाया, NaCl। अब अगर ये NaCl नहीं टूटता, भाई नहीं टूटता, तो आपने क्या कैलकुलेट किया कि 2 डिग्री क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना चाहिए। लेकिन भाई अगर ये पूरी तरह टूट गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता क्या आएगा, 4 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि आपने 1 मोल क्या लिया NaCl, लेकिन वो 1 मोल NaCl टूट के क्या बना रहा है, 2 मोल पार्टिकल्स। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो क्या होगी भैया, आपने 1 मोल क्या लिया NaCl, अगर आप इसमें 1 मोल क्या डालो यूरिया, अगर आप इसमें क्या डालो 1 मोल यूरिया। अब यूरिया नहीं टूटता, इसमें यूरिया इसमें जाके टूटता नहीं, तो उससे मान लिया कितना डिप्रेशन आना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट में, बताओ। मान लिया 2 डिग्री का, मान लिया -2 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमना चाहिए। तो आप क्या मानोगे भाई, 1 मोल यूरिया डाल लें या 1 मोल क्या डाल लें, NaCl। डिप्रेशन क्या आना चाहिए, सेम। लेकिन यूरिया में जो क्या आएगा, डिप्रेशन। जो भी यूरिया में क्या आएगा, डिप्रेशन। समझे बात भाई, ओके है ना भाई। अरे कोरोना ने आपको, कोविड ने भाई मतलब ये बहुत ज़्यादा फैला रखी है, बताओ ना भाई, मेंटल हेल्थ भाई। और गवर्नमेंट अभी भी ये फोन उठाओ तो क्या घर में इस बारे में कुछ बोलूँगा, ठीक है भाई, रिकॉर्ड हो रहेगी, ठीक है। लेकिन भाई बस बात ये है भाई, या तो आपने वैक्सीन नहीं लगानी थी, या वैक्सीन लगे तो मास्क लगवा रहे हो, नहीं आएगा आपको भाई, इजंट इट, ठीक है। और अब तो भाई कोविड चलिए ना, अभी भी पता नहीं अमिताभ बच्चन भी बोलता रहता है फोन पे, ठीक है। तो बताओ भाई, तो देखो जितना डिप्रेशन आना चाहिए था उससे ज़्यादा क्या आएगा, डिप्रेशन डबल आएगा भाई। क्यों, क्योंकि 1 मोल NaCl पानी में जाके 1 मोल नहीं रहता, वो क्या बन जाएगा, 2 मोल पार्टिकल। 1 मोल यूरिया पानी में जाके 1 मोल पार्टिकल ही रखता है, लेकिन 1 मोल NaCl पानी में जाके क्या बनाएगा, 2 मोल पार्टिकल। तो अगर कंसंट्रेशन क्या डबल होगी, बोलो भाई, तो डिप्रेशन क्या आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा हमारे पास। अरे जो भी कोरिलेशन है नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो भाई इसने क्या बताया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पार्टिकल्स इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और लास्ट का बताओ पोस्टुलेट क्या है, ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसकी आयंस की प्रॉपर्टीज ही होंगी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी प्रॉपर्टी किससे डिक्टेट होएगी, उसकी आयंस के नेचर से। मतलब NaCl की प्रॉपर्टी कौन करेगा डिक्टेट, NaCl इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज कौन करेगा डिक्टेट, Na+ और Cl-, उनकी प्रॉपर्टीज से वो क्या होगी, ओवरऑल रिजल्टेंट बन के आएगी। नहीं है आपको। तो ये क्या हमारे पास, बताओ ये क्या थी हमारे पास, एरी-हेनिस थ्योरी के पोस्टुलेट्स आ गए आपको ये।
अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम पढ़ते हैं भाई कि कौन कौन से फैक्टर्स, अब इनमें नहीं स्पेशली, अब इनमें एक बात थी डिग्री ऑफ, अरे भाई अल्फा, इसमें 5 पता नहीं कौन सा पोस्टुलेट था ये, 5वां छठा कौन सा था ना, एक अल्फा की बात थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपने देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी इनमें से 5 पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट में निकाल के ये भाई पता ही लग जाएगा। फोर्थ, अरे फोर्थ में था ये, था ना फोर्थ में भाई, तो हमने फोर्थ पोस्टुलेट को थोड़ा हमने भाई एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। बताओ क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन करता है अफेक्ट, पहला क्या होता है, सॉल्यूट्स नेचर ऑफ सॉल्यूट। भाई कई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ज्यादा डिसोशिएट होकर, कई क्या होते हैं भाई कम डिसोशिएट। समझे बात, मान लिया हमारे पास 2 एसिड्स हैं, ठीक है, मान लिया HCl और क्या है CH3COH, तो कोई तो क्या होगा कम डिसोशिएट, कोई क्या होगा भाई ज्यादा डिसोशिएट। तो ये प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। और मैं आपको बताऊं भाई, जो ज्यादा होते हैं डिसोशिएट उन्हें हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वीक, ठीक है। एक क्या होता है बताओ भाई, बोलो भाई, सॉल्वेंट्स नेचर, फिर क्या हमारे पास भाई सॉल्वेंट की नेचर। भाई अगर सॉल्वेंट क्या बढ़े, पोलैरिटी क्या, अरे भाई जितनी सॉल्वेंट की क्या बढ़ेगी पोलैरिटी, उतना ही ज्यादा क्या होगा डिसोसिएशन बढ़ेगा। दूसरा, अगर सॉल्वेंट का क्या बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या भाई अगर सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई बढ़ जाएगा, तब भी क्या बताओ भाई, बताओ क्या हो जाएगा डिसोसिएशन क्या होगा बढ़ जाएगा। पता होगा ना आपको भाई, जैसे पानी में क्या होता है, पानी में आपको पता है जो फोर्स होती है वो 81 गुना हल्की पड़ जाती है किससे, एयर के मुकाबले, इसीलिए आयंस वहां पर क्या होती है टूट जाती है। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई, द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटेस्ट इन वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है लार्जेस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बताओ क्या होता है कंसंट्रेशन, फिर क्या हमारे पास भाई, अगर आप क्या करोगे भाई, अगर आप क्या करोगे डाइल्यूशन, अगर आप लगातार पानी ऐड करते जाओगे तो भी क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। और वजह आपको इसकी पता है भाई, क्योंकि जो हमारे पास क्या थी इक्विलिब्रिया, ए बी से क्या बन रहा था हमारे पास ए प्लस और बी माइनस, ये तो बहुत बढ़ते और ये क्या होंगे कम होते जाएंगे। अरे भाई क्योंकि आप फॉरवर्ड को क्या कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो, पानी मिलाओगे आप तो ये कैटायन एनायन दूर दूर हो जाएंगी, तो इनके रिकम्बाइन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और क्या है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, क्या बोलो भाई कॉमन आयन इफेक्ट, इससे भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया आपने NH4Cl, एक पानी है, एक पानी है भाई, ठीक है, इसमें क्या है NH4, मान लिया आपने इसमें क्या ऐड कर रखा, इसमें ये सिर्फ पानी है, आप इसमें क्या मिलाओ 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये प्योर पानी भाई, इसमें क्या मिलाओ आप 1 मोल अमोनियम, वो ज्यादा टूटेगा रिलेटिवली। अगर मैं इसमें पहले ही क्या ऐड कर दूं, यहां क्या प्योर वाटर, यहां क्या प्योर वाटर, क्या ऐड करो NH4OH, और यहां पर प्योर वाटर नहीं है, इसमें क्या है पहले अमोनियम क्लोराइड, यहां पर आप क्या ऐड करो NH4OH, यहां NH4 कम टूटेगा, यहां पर NH4OH ज्यादा टूटेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर भाई NH4OH जब जाएगा यहां पर, बोलो भाई, तो यहां पर कोई नहीं है, लेकिन यहां पर जब ये NH4OH जाएगा तो यहां पर ऑलरेडी क्या है NH4OH की एक आयन यहां पर ऑलरेडी क्या है प्रेजेंट, कौन सी NH4 प्लस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या एक सॉल्ट है NH4 प्लस Cl माइनस, तो सॉल्यूशन में अगर ऑलरेडी क्या एक NH4 प्लस आयन है, तो जब यहां पर कौन सी आएंगी OH आयन बनेंगी, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, तो उनसे रिकम्बाइन होके क्या बनाएगी NH4। अगर कोई यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोड्यूस करता है, अगर उनमें से कोई भी आयन सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हल्का पड़ जाएगा, इसको बोलते कॉमन आयन इफेक्ट। पता होगा ना कुछ चीज का, ठीक है। और बताओ क्या होता है टेम्परेचर, क्या भाई, फिर क्या होता भाई टेम्परेचर, भाई अगर क्या बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा
अगर भाई टेम्परेचर बढ़ा तो बताओ क्या भाई, बताओ आयंस में ज़्यादा टूटेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। है नहीं आया? अब बताओ क्या एविडेंस इन फेवर ऑफ एरीहेनियस थ्योरी। अब आपने पढ़ना भाई कि एरीहेनियस थ्योरी के फेवर में कौन कौन से एविडेंसेस हैं, इसके फेवर में कौन कौन से प्रूफ हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है बात, बताओ कौन कौन से एविडेंस है भाई। पहला क्या बताओ भाई, बहुत सारे एविडेंस है भाई। एक तो यही हो गया, इसका नाम हमने क्या रखा है, एरीहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। और आपको पता है XRD से ये बात मालूम पड़ी भाई, शुरुआत में क्या बोलते थे आयनाइजेशन, अब क्या बोलते हैं डिसोसिएशन। भाई XRD से बात प्रूव हो चुकी है कि NaCl के क्रिस्टल में Na प्लस और Cl आयन ऑलरेडी होती है, यानी कि पानी में जाके वो आयन नहीं बनती। आयन क्या होती है, हाँ एसिटिक एसिड क्या होता है, आयन बनाता है पानी में जाके। NaCl में आयन्स पहले से होती हैं, सिर्फ पानी में जाके टूटती हैं। ठीक है बात। और बोलो भाई, और बोलो भाई, और ज़्यादा ऑब्वियस एविडेंस कौन से हैं। एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अच्छा भाई एरीहेनियस थ्योरी क्या बोलती है, यही तो बोलती है कि भाई कंडक्टेंस के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, कैटायंस और एनायंस। और ड्यूरिंग डाइल्यूशन क्या होगा बताओ भाई, अरे ड्यूरिंग डाइल्यूशन क्या होगा, नहीं अब बताओ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, ये क्या बोलती है भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ज़्यादा टूटते हैं तो वो ज़्यादा आयन बनाएंगे। कई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कम टूटते हैं, वो क्या करेंगे, कम कैटायन एनायन बनाएंगे। तो भाई इसीलिए कई इलेक्ट्रोलाइट से क्या होना चाहिए, कम कंडक्टेंस, और कई होगी ज़्यादा। और ऐसा होता भी भाई, ऐसा होता भी है। HCl की मॉडरेट या हाई कंसंट्रेशन पे HCl की कंडक्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू, बोलो भाई एसिटिक एसिड। पता होगा ना आपको, तो ये इस बात को एक्सप्लेन कर पाती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फिर क्या है, फिर भाई वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता है भाई, बताओ, ये बात प्रूव्ड भाई। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, जब हम क्या करेंगे डाइल्यूशन, तो हम A प्लस और B, सॉरी हम A प्लस और B माइनस को टूटने को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि बनने को। तो हमारे अकॉर्डिंग भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर हम क्या करें पानी मिलाएं, डाइल्यूट करें इसको, तो क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोसेस सपोर्ट होएगी, बैकवर्ड प्रोसेस अपोज होएगी भाई। तो इस वजह से बताओ क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन बढ़ना चाहिए ना। अगर डिसोसिएशन बढ़ेंगे तो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, और चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, और हमको पता है वीक में ऐसा ही होता है, नहीं होता क्या, क्या है कंडक्टेंस और ये क्या है कंसंट्रेशन। क्या भाई कंडक्टेंस का ऐसा ही वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता क्या, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये बात है क्या, बिल्कुल भी ठीक है। तो ये प्रूव कर रही है इस बात को, ये एरीहेनियस थ्योरी क्या कर रही है, ये एरीहेनियस थ्योरी को प्रूव कर रही है। ठीक है, और बताओ भाई, और ये आपको पता है अल्फा क्या डिग्री ऑफ, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या आना चाहिए, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट। ओके, अब बताओ भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसका प्रूफ है। इसका एक पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैटायन भागेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ और एनायन पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब अगर भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ना होता हो, अब बताओ क्या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ क्या कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। भाई कैथोड क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो वहां पर पक्का पक्का कौन आया होगा, H पॉजिटिव आयन। वहां पर कौन है भाई, H पॉजिटिव आयन ही है। मतलब पक्की बात क्या है, H पॉजिटिव आयन कहां पर आई है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, जब हम क्या बोले इलेक्ट्रोप्लेटिंग भाई, वहां भी तो क्या होता है, वहां पर हमको पता है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सी आयन आती है, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव आयन, और वहां जाके क्या होती है डिस्चार्ज। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। तो ये बात प्रूव नहीं करती कि जिसने बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैटायंस और एनायंस अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ भागेंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है नहीं कि नहीं है, अरे बोलो ठीक है। अब भाई बताओ क्या हमारे पास
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या इसने, मैं आपको बताऊं भाई, इसने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर दिया। अदरवाइज भाई ये चीज जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी। बताओ कैसे। एक होता है वेंट ऑफ फैक्टर, क्या होता है, इसको आई बोलते, क्या बोलते हैं इसको, आई। बताओ वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इनका रेशियो क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। आपको होगा भाई ऐसा क्यों होएगा, भाई सिंपल सी बात है, आपने अगर 1 मोल क्या मिलाया, अगर आपने 1 मोल क्या मिलाया भाई, बताओ भाई, NaCl, तो आप तो क्या मानोगे, नहीं मान लिया आपने, मान लिया 0.2 मोलर सॉल्यूशन आपके पास NaCl का क्या 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो आप क्या मानोगे कि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं, 0.2 मोल NaCl होगा। तो आप 0.2 मोलैरिटी कोरस्पॉन्डिंग, तो आप जो डिप्रेशन एक्सपेक्ट करोगे फ्रीजिंग पॉइंट में, आप फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन एक्सपेक्ट करोगे वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 0.2 मोलैरिटी अकॉर्डिंग, लेकिन वो डबल आता है। कमाल की बात क्या थी भाई, कि जो हमारे पास क्या होते हैं, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी जो वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है वो उतनी ना होती, उससे क्या आती है ज्यादा, जितनी आनी चाहिए उससे क्या आती है ज्यादा। फॉर एग्जांपल नमक है, हम जितना नमक मिलाते हैं ना पानी में और जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं उससे डबल क्या आता है, उससे ज्यादा क्या आता है हमारे पास भाई डिप्रेशन। नहीं है क्या आपको ऐसा क्यों है भाई, वो डिप्रेशन ज्यादा क्यों आया, हमने पार्टिकल तो क्या मिलाए हैं, मैं भाई क्या मिलाऊं, मैं 1 मोल क्या मिलाऊं यूरिया, मैं 1 मोल क्या मिलाऊं भाई यूरिया, तो एक पर्टिकुलर क्या आएगा, नहीं तो आपने 0.2 मोलर क्या लिया यूरिया, समझे बात। तो उससे जितना एक्सपेक्टेशन आपको है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का वो उतना ही आता है, लेकिन आपने 0.2 मोलर क्या मिलाया NaCl, तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको एक्सपेक्टेड है ना उससे क्या आता है ज्यादा, डबल आता ऑलमोस्ट। आपको ऐसा कैसे हो गया, तो इस बात को भाई हम वैसे तो एक्सप्लेन भी कर नहीं सकते ना, लेकिन इसे कौन एक्सप्लेन कर पाता है, बोलो भाई, एरिहेनिस थ्योरी। कैसे, ये बोलते सिंपल सी बात है, ये तो क्या कहती है कि इलेक्ट्रोलाइट जाके सॉल्यूशन में क्या हो टूट जाएगा, तो आपने क्या लिया 0.2 मोलर क्या लिया आपने NaCl, लेकिन उसने 0.2 मोल NaCl ना बनाए, उसने पानी में जाके 0.2 मोल तो क्या बोलते Cl नेगेटिव और 0.2 मोल Na पॉजिटिव, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने कितने बना दिए 0.4 मोल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलमोस्ट क्या हो गए डबल हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे ऑलमोस्ट क्या आएगा डबल ही आएगा भाई, हो गया ना एक्सप्लेन, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। तो ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी भाई, आगे नहीं आपको इसकी लिमिटेशन समझने में हेल्प मिलेगी। तो आई क्या होता है, बोलो भाई, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो, तो ये क्या आई मैं एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकता हूं क्या, तो यहां से आई यहां से तो आई क्या आएगा, यहां से आई कैसा आएगा थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल, ये आई कौन सा थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। कैसे भाई, आप कोई सॉल्यूशन लो, आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया और क्या नोट करो उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अरे भाई उसको जमा के देख लो, कोई इलेक्ट्रोलाइट का क्या लो सॉल्यूशन, उसको जमा के देख लो, फिर देखो भाई जमना चाहिए था कितने पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, जमा कितने पे -5 पे, तो क्या आ गई, तो ये क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया ना 5 भाई। तो ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन कितना है मेरे पास 5। अब आपको पता भाई हमने इतनी मोलैरिटी ली थी, आपको पता कि आपने इलेक्ट्रोलाइट की इतनी मोलैरिटी ली थी, तो आपने पढ़ा 12वीं में एक फॉर्मूला होता है किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, अरे
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैरिटी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो वहाँ पर आप क्या करो भाई, जो आपने कंसंट्रेशन ली है इलेक्ट्रोलाइट की वो पुट कर दो और क्या निकाल लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो यहाँ पुट कर दो, दोनों का रेशियो निकाल लो। मेरे पास क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल वांट ऑफ फैक्टर। मेरे पास क्या है भाई, एक्सपेरिमेंटल वांट ऑफ फैक्टर आ गया ना, नहीं आया आपको? ओके अब आप मुझे बताओ भाई, अगर आपको भाई एक्सपेरिमेंटल वांट ऑफ फैक्टर पल्ले पड़ गया, ठीक है, तो आप बताओ थ्योरेटिकल वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल वांट ऑफ फैक्टर यहां से आएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो हम मालूम कर लें हमने क्या कंसंट्रेशन ली थी, हमको पता होता भाई। दोनों रेशियो क्या है मेरे पास, एक्सपेरिमेंटल वांट ऑफ फैक्टर। अब बताओ थ्योरेटिकली वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा हमारे पास ड्यूरिंग डिसोसिएशन। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी और ये किस में टूट गया, ए प्लस और बी माइनस में, लेकिन पूरी तरह नहीं टूटा भाई, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। कितना है, अल्फा भाई, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो आप बताओ भाई इसका अल्फा क्या है मेरे पास, तो ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, तो शुरुआत में ये कितना होगा 1, ये 0, ये कितना होगा 0 होगा, लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा अल्फा और अल्फा। अरे सी एक है कंसंट्रेशन, इजंट इट। तो आप बताओ भाई कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बोलो भाई। टोटल मोल क्या होता है भाई, टोटल मोल जितने टूट गए बाई जितने लिए थे, बोलो भाई। टूटने के बाद नहीं मतलब, अरे भाई जितने मोल के हैं, नहीं पहले आप मुझे दो भाई। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, जितने एक्चुअल पार्टिकल हैं, ये किससे आया है, जितने एक्चुअल पार्टिकल हैं, और ये किससे आया है, जितने पार्टिकल हम एक्सपेक्ट करें उनका रेशो, वही तो होगा ना। तो यहां पर एक्चुअल में कितने पार्टिकल होंगे, ये कंसंट्रेशन क्या होगा अल्फा, ये क्या अल्फा, ये क्या होगी 1 माइनस अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर का थ्योरेटिकल फॉर्मूला क्या आएगा, हम तो क्या मान रहे थे कि 1 मोल का डाला ए बी, तो 1 मोल ही क्या रहेंगे पार्टिकल, हम तो क्या मान रहे थे भाई कि 1 मोल का डाले भाई, तो 1 मोल क्या मिलेगा हमको ए बी, 1 मोल पार्टिकल होंगे, लेकिन हमने 1 मोल पार्टिकल डाले तो क्या 1 मोल पार्टिकल बने ना, ज्यादा। कैसे भाई, अल्फा तो ये होगी, अल्फा इसकी और ये क्या अल्फा माइनस, तो भाई एक्चुअल में कितनी कंसंट्रेशन होगी, अल्फा प्लस बी कितना है अल्फा कंसंट्रेशन में, ए कितना है अल्फा में, और ए भी कितना है 1 माइनस अल्फा में, डिवाइडेड बाई हम क्या मान रहे थे 1 मोल होना चाहिए था, इजंट इट। तो क्या पता मेरे भाई आई क्या आ गया भाई, अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल, तो आई क्या है मेरे पास 1 प्लस अल्फा। और ये बात भाई लॉजिकल भी लगती है। अगर क्या मान लिया, ये मान लिया 1 मोल है, अल्फा कितना 0.3 कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.7, ये क्या हो जाएगा 0.3, ये क्या हो जाएगा 0.3, जोड़िए कितना होगा, पार्टिकल्स हमारे पास कितने आ गए 0.7, 0.3 टोटल पार्टिकल 1.3, नहीं आ गया 1.3, 1 प्लस 0.3, बोलो भाई। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो ये किससे ऑब्जर्व्ड किससे आएंगी, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है भाई आफ्टर डिसोसिएशन, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मेरे पास क्या गया, आई क्या गया मेरे पास, बोलो भाई 1 प्लस अल्फा बाई अल्फा। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी, एक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो ये भी आई हो रही है, लेकिन ये आई क्या है, एक्सपेरिमेंटली आई क्या है, थ्योरेटिकल। नहीं आ गया आपको? बोलो भाई। तो अब आप यहां से अल्फा निकाल सकते हो क्या भाई? पहले तो आपको भाई आई निकालना आ गया। अब आप यहां से नहीं है, अब डिग्री और आप सोचते हो भाई देखो अल्फा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा से क्या था हमारे पास, के ए। अल्फा से क्या था भाई, और उससे फिर आता पी के ए। एसिड्स कंपेयर करते हैं, बेस कंपेयर करते हैं, पता होगा ना। अल्फा एक्सट्रीमली क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अल्फा निकालने एक तरीका हमारे पास क्या था, कंडक्टेंस वाला मेथड भाई। अरे लैम्डा सी बाई लैम्डा इनफाइनाइट, एक तो वो था भाई। लेकिन अल्फा निकालने का हमारे पास एक मेथड और आ गया, बताओ कौन सा? बोलो भाई। अल्फा निकालने का हमारे पास भाई एक मेथड और आ गया, बताओ क्या? बोलो भाई। अब अल्फा बताओ कैसे, 1 माइनस कैसे? अब एक काम करो, पहले आप क्या करो, ऑब्जर्व एक्चुअल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहां लिखो, एक्सपेक्टेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां लिखो, रेशन कर लो। आई आ गया? वो आई फिर कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। यहां से क्या जाएगा, अल्फा। बात आपको पहले पढ़ रही भाई, यानी आप इससे भी आप वन टू फैक्टर से क्या निकाल सकते हो, अल्फा। नहीं है क्या आपको? अच्छा, तो अगर मेरे पास भाई तो क्या होता, अगर मेरे पास AB2 होता, अगर हमारे पास क्या होता तो भाई, अगर मेरे पास AB2 सिस्टम होता, कौन सा होता, AB2, ये बताओ किसमें टूटता, A प्लस और 2B माइनस। तो 1 0 0 ये क्या होगा, 1 माइनस। अच्छा यहाँ पर C लिखो, कोई फर्क भाई, C वैसे कॉमन बना के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो C यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो C लिख लियो। अब बोलो C कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस अल्फा ये क्या होगा मेरे पास, अल्फा ये क्या बनेगा, 2 अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ भाई, तो एक तो आई क्या होता है, ये होता है। तो इस केस में बताओ भाई 1 टू फैक्टर कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या होगा, 1। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक होगा भाई, या C लिखो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस अल्फा, बोलो भाई, प्लस 2 अल्फा। क्या है मेरे पास, 1 प्लस 2 अल्फा, इजंट इट? बताओ भाई हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 2 अल्फा। नहीं आ गया आपको? तो आप भाई किसी के लिए भी क्या आप वेंट और फैक्टर मालूम कर सकते हो क्या? अरे बोलो भाई, नहीं आ गया आपको? क्या भाई आप किसी के लिए भी वेंट और फैक्टर मालूम कर सकते हो क्या? अरे बोलो भाई। अच्छा तो भाई, तो अब मैं जनरल लिख रहा हूं, जनरल भाई। अगर हमारे पास क्या हो, अगर मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो, कौन सा, AX प्लस BY, कौन सा, AX प्लस BY वाला। अगर मेरे पास ये है AX प्लस BY, इससे क्या बन गया हमारे पास, बोलो भाई, X, ठीक है, XAY प्लस YB X प्लस। तो ये 1 0 0, अरे क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा, बोलो भाई, X अल्फा, और क्या हो जाएगा, YB। अरे XA और YB। नहीं आ गया आपको भाई, X क्या हो गया और Y क्या होगा भाई, B आ गया, इजंट इट? अरे बताओ भाई, तो बताओ भाई ऐसे केसेस में बताओ हमारे पास कैसे आएगा। अरे नहीं, अरे बोलो भाई, अल्फा ये लिखो भाई, ठीक है, ये लिख दिया, X अल्फा Y अल्फा। X अल्फा ये तो एक ही हो गया, ठीक है भाई। अरे Y अल्फा हो गया, अरे B के मोल लिखने की जरूरत नहीं है, X अल्फा Y अल्फा आ गई। तो बताओ यहाँ पर 1 टू फैक्टर हमारे टोटल क्या होता है हमारे पास, हमारे पास एक्चुअल नंबर पार्टिकल्स क्या हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा बाई 1। अरे बोलो भाई, अब यहां से आप कॉमन क्या निकालो, बताओ भाई, यहां से आप कॉमन क्या निकालो, कॉमन यहां कौन सा आ जाएगा बताओ,
ये आ जाएगा ना, ये कम करो, पहले आप यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, इसमें से अल्फा कॉमन निकालो, क्या है एक्स प्लस वाई, तो क्या है मेरे पास ये, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन निकालो, क्या आ गया एक्स प्लस वाई, इसको एन मान लो। अरे भाई 1 माइनस अल्फा प्लस क्या आ गया अल्फा कॉमन निकाले, क्या आ गया एक्स प्लस वाई, नीचे 1 है, एक्स प्लस वाई क्या मान लो एन मान लो, एक्स प्लस वाई क्या मान लो भाई एन मान लो, तो मेरे पास क्या आ गया ऊपर, तो आई क्या है मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, बोलो भाई हमारे पास ये तो आ गया, क्या गया एन अल्फा, कि नहीं आया बताओ, अरे बोलो भाई आप इसमें से आप क्या कॉमन निकालो बताओ, सही तो आ गया हमारे पास ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। तो ये बताओ, अब बताओ यहां से आप क्या कॉमन निकाल लो, अल्फा कॉमन निकालो, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो आई इज इक्वल टू ये क्या 1 माइनस अल्फा ना, और ये क्या एन अल्फा, तो इसमें से अरे भाई ये क्या, अरे भाई इसमें से एन अल्फा और ये क्या है माइनस अल्फा, अब यहां से कॉमन निकालो, मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉमन क्या अल्फा आ गया, अंदर क्या आ गया, अरे भाई यहां पर इन दोनों में से अल्फा 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 कॉमन निकाल लो, ठीक है। अरे भाई आप ये बताओ हमारे पास आई क्या है, बताओ 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है ना, तो एन अल्फा इसमें से आप 1 और इसमें कॉमन क्या निकालो प्लस अल्फा को, तो अंदर क्या रहेगा मेरे पास एन माइनस 1 आएगा ना, अब बताइए बस क्या आई आ गया 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, अब यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अब आई यहाँ फेंक दो, क्या आई सर ले, तो मेरे पास क्या आ गया आई माइनस 1 बाई, अरे अल्फा क्या है मेरे पास आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, इजंट इट, आई माइनस बाई एन माइनस 1, नहीं आ गया आपको, यानी आप आसानी से यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, यानी अगर आपको क्या पता हो, आपने सिर्फ यहाँ पर क्या पुट करना है एक्स प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 ऑफ फैक्टर, तो बहुत सिंपल है भाई, करते क्या है आप कोई भी जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी आप कोई क्या नोट कर लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मान लिया आपने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपने नोट कर लिया, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से भाग कर दो, क्या आ गया एक्सपेरिमेंटल वन ऑफ फैक्टर, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वन ऑफ फैक्टर कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाए आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं आ गया, तो ऐसे हम क्या निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आ गया आपको ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बताओ फिर क्या हमारे पास, अरे भाई आयनिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, भाई इनको भी जस्टिफाई कर सकता है, अरे भाई बता देगा कि कौन कौन सी आयन प्रोड्यूस होंगी आफ्टर डिसोसिएशन, तो उनकी रिएक्शन को आप रैशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप कैसे बताओगे कि फला इलेक्ट्रोलाइट कैसे करेगा रिएक्ट दूसरे के साथ, बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ से क्या बहुत सारी रिएक्शंस, भाई NaCl है उसमें क्या Na प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हुई क्या, इजंट इट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ बताओ अगर हमारे पास क्या NaCl क्या बनाता है, ये Ag क्या ये बनाएगा, तो आप बताओ NaCl और Ag ने क्या बनेगा, बताओ AgCl, अरे भाई क्या बन जाएगा AgCl बन जाएंगे, अगर ये Na टूटता ही ना तो क्या AgCl बन पाता क्या, अगर सिल्वर नाइट्रेट और NaCl ना टूटते तो क्या AgCl बन पाता क्या, नहीं, ठीक। और तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बस सिंपल सी बात है, ये बताएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा उतने ही क्या बनाएगा H पॉजिटिव आयन, उतनी क्या बनाएगा, आपको पता ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं पूरे टूटते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं पूरे टूटते हैं, सभी क्या बनाएंगे हमेशा उतनी ही H प्लस आयन क्या बनाएगा HCl, उतनी कौन बनाएगा HNO3, तो सेम क्या है उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन,
ओके, और क्या, साल्ट हाइड्रोलिसिस। भाई आप इसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जब आप क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि भाई बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगी भाई, होएगी। भाई सॉल्ट किसमें टूट जाएगा, NaCl है, तो NaCl किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, और वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, बोलो भाई, OH नेगेटिव, तो H2O का भी क्या होगा, डिसोसिएशन, H प्लस OH नेगेटिव लिखूं क्या, और NaCl Na प्लस Cl नेगेटिव, अपने आप क्या बन जाएगा, तो Na तो किससे एक्ट कर जाएगा, OH से, और HCl से। अरे रिवर्स गियर में। अब बात इसकी लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, एरी-हेनिस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है भाई, लिमिटेशन ये है, पहली बात तो इसकी, ये थ्योरी ये बोलती है कि आप भाई जो क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या नहीं, कहती है कि भाई विद डाइल्यूशन क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इवन एट हाई कंसंट्रेशन क्या होते हैं, पूरी तरह टूटे होते हैं भाई, उनमें पानी मिलाने पर फर्दर वो नहीं टूटते, नहीं है क्या, तो क्या इसकी लिमिटेशन, तो सब के ऊपर लागू ये नहीं होता है बात। दूसरी क्या है, दूसरी बात ये है कि ये अल्फा कैसे निकालती है, एरी-हेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। बताओ क्या बोलती है कि भाई जब हम पानी मिलाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना, बढ़ता जाएगा भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इजंट इट। लेकिन जब आप अल्फा निकालते हो ना, जब आप किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अल्फा निकालते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में अल्फा निकालते हो, किसके लिए, सॉरी किससे निकालते हो, तो वीक के लिए, एक तो अरे एक तो आप अल्फा निकालते हो इससे, एक तो आप अल्फा निकालते हो इस मेथड से, किससे भाई, वेंट ऑफ मेथड से, किससे भाई, एक तो वेंट ऑफ मेथड से, मेथड को हूं, वेंट ऑफ मेथड से हम क्या निकालते हैं भाई, अल्फा निकालते हैं वीक के लिए, और एक निकालते हैं हम लैम्डा C बाई लैम्डा नॉट से, दोनों अल्फा सेम आते हैं क्या। अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए, अगर मैं 0.5 मोलर एसिटिक एसिड के लिए, मैं 0.5 मोलर एसिटिक एसिड की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नोट करके और एक्सपेक्टेड से क्या करूं उनका रेशियो, और फिर क्या निकालू बताओ भाई, अरे बोलो भाई, फिर उसको मैं यहां पुट कर दूं, क्या जाएगा मेरे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है आपको, यानी अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालता हूं एसिटिक एसिड का, किससे, वेंट ऑफ मेथड से, और फिर मैं अल्फा निकालूं लैम्डा C बाई लैम्डा नॉट से, दोनों क्या आएंगे अल्फा, ठीक सेम आएंगे भाई, नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर मैं HCl के लिए या NaCl के लिए, HCl या NaCl के लिए अल्फा निकालो, एक तो अल्फा क्या, अरे अल्फा कैसे आएगा, लैम्डा C बाई लैम्डा नॉट, नहीं आया क्या, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा है ना, ये कम आया, समझे बात, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चाहे वेंट ऑफ मेथड से निकालो आप भाई, चाहे बोलो भाई कंडक्टोमीटर से निकालो, दोनों बार अल्फा क्या आएगा, सेम। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या करते हो, बताओ, जब आप भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या निकालते हो, अल्फा, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से क्या है, बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन कंडक्टोमीट्रिक मेथड से क्या आएगा, वो कम आएगा भाई, यानी मैच नहीं कर रहा होगा, मैं समझे बात, यानी वीक के लिए तो फिर क्या ये ठीक है, यानी वीक के लिए तो चाहे आप वेंट ऑफ मेथड, यानी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से निकालो अल्फा, अरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ आप वहां से निकालो, चाहे कंडक्टेंस से, दोनों अल्फा क्या सेम आया। लेकिन अगर आपने अल्फा निकाला स्ट्रॉन्ग के लिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से अल्फा क्या आता है, ज्यादा आता है, और कंडक्टेंस मेथड से अल्फा क्या आता है, कम आता है। इस बात को भाई एरी-हेनिस थ्योरी रैशनलाइज नहीं कर सकती, नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई, नहीं आप पूछूंगा यार,
तो अब और सही कौन सा होता है मेथड, ज्यादा सही कौन सा होता है बताओ हमेशा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला। कौन सा? यानी भाई कंडक्टेंस के बारे में कुछ बातें हमको अभी तक मालूम नहीं है भाई, यानी कंडक्टेंस के बेसिस पे जो आप अल्फा निकालते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो सही नहीं आता। वीक का तो सही आता है, वीक का तो वही आता जो किसका आता है, वीक का तो वही आता जो किससे आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से। लेकिन स्ट्रॉन्ग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से जो सही होता है वो अलग आता है, और कंडक्टोमेट्रिक मेथड से क्या आता है, कम आता है भाई। तो कम क्यों आया भाई, नहीं बताओ आपको बड़ी। तो इस बात को एरी-हेनिस थ्योरी रैशनलाइज नहीं कर सकती भाई, नहीं है आपको, बताओ। ठीक है, अब बताओ भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर AX/BY इलेक्ट्रोलाइट, बोलो भाई, इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, बताओ क्या होगा। मैंने अभी पढ़ा था आपको भाई, I-1 n+1, जहां पर n क्या है, AX/BY इलेक्ट्रोलाइट में, AX/BY इलेक्ट्रोलाइट में क्या I-1 n-1 है ना, अरे नहीं, कौन सा आ गया भाई, I-1 n-1 ये है ना, अरे गलत तो लिख दिया मैंने, ये मैंने ऑप्शन तो ठीक लिखा होगा, एक सेकंड रुको, ये था हमारा I-1, अरे डी, इसका आंसर डी करो भाई, ठीक है ना, आ गया आपको, बताओ इसको ठीक कर दे फिर भाई, बताओ ये ना, अरे अब ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।